अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर भट्ट और आप देख रहे हैं करियर टॉक बाय स्टडी काउंसलर्स। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से ही अंदाजा हो गया होगा कि आज की इस एपिसोड में हम लोग जिस टॉपिक या जिस इशू के बारे में या जिस कोर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है जी मास्टर्स बाय रिसर्च। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों की बहुत सारी क्यूरीज थी मास्टर्स बाय रिसर्च के हवाले से कि हमें कोर्स कौन सा चूज करना चाहिए, किस स्टूडेंट को मास्टर्स बाय रिसर्च चूज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सिंपल मास्टर्स में अप्लाई कर लेना चाहिए, या इसकी क्या फिजिबिलिटीज बन सकती हैं, या इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और स्पाउस के लिए क्या फिजिबिलिटीज बन सकती है अगर मास्टर्स बाय रिसर्च के लिए जाते हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब आज आपको इस एपिसोड में मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और एज यूजुअल हमारे साथ जो हमारी एक्सपर्ट हैं, स्टडी काउंसलर्स की प्रोजेक्ट मैनेजर हैं हमारे साथ मौजूद सुमेरा कदीर। मैं स्पेशली उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत ही अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारी इस पॉडकास्ट में आई। और आज जानेंगे आप लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों की क्यूरीज और आप लोगों के कंफ्यूजन्स जो मास्टर्स बाय रिसर्च को चूज करने में आती हैं, कि कौन से कोर्सेज चूज करने चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज चूज करनी चाहिए और कहां पे मूव करना चाहिए, और नेक्स्ट प्लान्स क्या होने चाहिए मास्टर्स बाय रिसर्च के बाद। बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। हमारे साथ मौजूद है स्टडी काउंसलर्स की प्रोजेक्ट मैनेजर सुमेरा कदीर। थैंक यू सो वेरी मच मिस, आपने अपने इतने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारी इस पॉडकास्ट में आई। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so very much for inviting me again, and I'm always available for study counselors. थैंक यू सो मच मिस, आपने अपने इतने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले हम लोग मास्टर्स बाय रिसर्च की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को जानना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को जिनको नहीं आइडिया कि सिंपल मास्टर्स में क्या फर्क है और मास्टर्स बाय रिसर्च में क्या डिफरेंस है। अच्छा, मैं कोई इसमें बहुत इंटेलेक्चुअल थॉट नहीं दूंगी, जो लोकल हमारा इसके ऊपर आइडिया है मैं उसी को शेयर करूंगी। अगर तो आप अकेले जाना चाह रहे हैं तो गो फॉर द नॉर्मल पीजी प्रोग्राम्स, और अगर आप अपनी फैमिली को अकोमोडेट करना चाह रहे हैं गो फॉर द मास्टर बाय रिसर्च। तो मास्टर बाय रिसर्च 99% तक वही लोग ऑप्ट करते हैं जिन्होंने अपनी वाइफ को साथ लेके जाना होता है या वाइफ ने अपने हस्बैंड को साथ लेके जाना होता है। नॉर्मल रिसर्च करने कोई भी नहीं जाएगा। सो ये इसका नॉर्मल आइडिया है जो इसके अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आप पीजी के लिए जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नॉर्मल कोर्स करने फॉर 1 ईयर, उसमें आप डिपेंडेंट जो है वो अकोमोडेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसी कोर्स के अंदर रिसर्च करने चले जाते हैं तो उसके अंदर जो है आप अकोमोडेट कर सकते हैं। इसमें कोर्सेज और फीसिस का भी डिफरेंस होता है? बिल्कुल, फीसिस भी डिफरेंस है। मोस्टली जो है इसके कोर्सेज 2 साल के होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज 1 साल की भी ऑफर करती हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर बड़ा लंबा है। आपको साइन ऑप्शंस जमा करवाएं, रिसर्च प्रपोजल अप्रूवल आएगा सुपरवाइजर की तरफ से, देन जो है आप सारा उसका प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। नॉर्मली डिफरेंस इसमें ये होता है कि ये 2 साल का कोर्स होता है। 1 साल आप स्टडी करते हैं, अगले साल आप उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके थीसिस सबमिट करवाते हैं। सही है। तो ये इसका मेन जो है वो डिफरेंस है। कोर्सेज की डिटेल्स भी डिफरेंस है, और इसका सारा वो एग्जाम कैसे होगा वो सारा क्राइटेरिया भी इसका चेंज है, और इसकी फीस स्ट्रक्चर भी कंप्लीटली चेंज है, और एंट्री क्राइटेरिया भी चेंज है दोनों का। सही है। और कौन से स्टूडेंट्स को चूज करना चाहिए? एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, या अगर नॉर्मल भी है उसका बैकग्राउंड तो वो चूज कर सकता है मास्टर्स? अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज है ऐसी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लेस्टरशायर है, उसका एक कोर्स है एमएससी मास्टर बाय रिसर्च इन इंटरनेशनल बिजनेस। सही है। अब उस प्रोफेशनल कोर्स के अंदर ये है कि आपका जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड है, सही है, आप उसको स्विच करके आप इस कोर्स के अंदर जा सकते हैं। दैट्स मीन जो रेलेवेंसी आपने ढूंढनी है ना, कि आप अपने अकाउंट से रेलेवेंट जो है, क्योंकि हर टॉपिक के ऊपर आपको रिसर्च की परमिशन नहीं होती, पर स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होती है कि आप इस टॉपिक के ऊपर जाकर रिसर्च करें। वो अगर आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है, वो नहीं मैच कर रहा, तो आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें हर कोई जा सकता है। तो ये तो हमारी चीज क्लियर होगी कि एकेडमिक बैकग्राउंड स्पेसिफिक जो है वो स्ट्रांग होना जो जरूरी नहीं है। अब ये कि कितने साल की एजुकेशन होना जरूरी है। नॉर्मल लोगों के दिमाग में ये चीज है कि अगर तुमने एमफिल किया हुआ है देन वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे या पीएचडी के लिए जाएंगे। पीएचडी के लिए 18 ईयर ऑफ एजुकेशन जरूरी है, अगेन पीएचडी में भी आप अपनी फैमिली को अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मास्टर बाय रिसर्च जाना है तो उसके लिए अगर आपने सिर्फ सिंपल बीएस किया हुआ है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट है, तब भी आप मास्टर बाय रिसर्च
में जा सकते हैं और अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं। सही है। और इसमें एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है? क्या यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज वेरी करता है? बिल्कुल, हर नॉर्मल यूनिवर्सिटी के भी हर सारे क्राइटेरिया जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। एकेडमिक क्राइटेरिया जो है वो सेम वही है जो नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है। अलबत्ता जो आर्ट्स का क्राइटेरिया है या लैंग्वेज का आप क्राइटेरिया के वो थोड़ा सा इसमें ज्यादा है। पहले थी यूनिवर्सिटी ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 भी समहाउ एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन अभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है जो मास्टर बाय रिसर्च ऑफर कर रही हैं, आर्ट्स के अंदर आपको ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 5.5 होना अब इट्स कंपल्सरी नाउ। और बाकी टेस्ट भी अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड करना है, अपने लैंग्वेज सेट करना है, एक्सेप्टेबल है। अच्छा, इस कोर्स में रिसर्च प्रपोजल कितना मैटर करता है? अगेन वेरी अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी। जैसे मैंने ग्लेस्टरशायर की बात की, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हैं रिसर्च करने तो आपको कोई साइनॉप्सिस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन, उसके अंदर भी 4-5 कोर्सेज है। उसमें एचआर का कोर्स भी, आईआर का भी है और इंटरनेशनल बिजनेस का भी है। उसमें भी अगर आप जाते हैं तो आपको कोई साइनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकाशायर भी है जो कि ऑफर करती है। अगेन वहाँ भी 2-3 कोर्सेज ऐसे अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको रिसर्च प्रपोजल देने की जरूरत नहीं है। और ये माइंड यू इनमें से ज्यादातर यूनिवर्सिटीज 2 ईयर की, ग्लेस्टरशायर 2 ईयर ऑफर कर रही है और वॉल्वरहैम्पटन का 1 साल का है, लैंकाशायर का भी 1 साल का है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन हो गया, हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी, चेस्टर होगी एंड सो मेनी मोर। ये वो सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो विदाउट रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। आपको रिसर्च प्रपोजल देना पड़ेगा, 2-3 महीने लग जाएंगे उसके अप्रूवल आने में। अगर कोई सुपरवाइजर असाइन होता है उस रिसर्च प्रपोजल को, देन आपको जो परमिशन मिलती है कि नाउ यू कैन मेक दैट एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर द। अच्छा, जैसे अभी आपने सुपरवाइजर की बात की, सुपरवाइजर का क्या रोल होता है इसमें मास्टर्स बाय रिसर्च कोर्स में? अगर तो आप जा रहे हैं ऐसे कोर्स में जिसमें आपने कोई साइन ऑफ से जमा नहीं करवाया, तो नॉर्मल आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, उसको आप कंप्लीट करेंगे। देन आपको वहां पे यूनिवर्सिटी पे कोई ना कोई सुपरवाइजर जो है वो साइन होगा, उसकी सुपरविजन के अंदर आप एक थीसिस सबमिट करेंगे, कंप्लीट करेंगे और जो है वो सबमिट करवा, जैसे नॉर्मली यहाँ पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस होती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी ऑप्ट करते हो जिसके एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर साइन ऑप्सिस जो है वो इंक्लूडेड है, तो यहाँ से आपका साइन ऑप्सिस जो है वो यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर को असाइंड होगा, वो उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा, अगर तो उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ देन वो उसको ओके करेगा कि हाँ भाई आप इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को भेजते हैं, हम मिलकर इसके ऊपर रिसर्च जो है ना वो कर लेते हैं। देन आपको परमिशन मिलती है कि नाउ यू कैन फाइनली मेक। अच्छा, इसमें टॉपिक स्टूडेंट खुद चूज करता है या सुपरवाइजर हेल्प? यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, आप टॉपिक दिए होंगे, उसी टॉपिक से रेलेवेंट या उसी की सर्कल के अंदर जो भी आपको रेलेवेंट टॉपिक मिल रहा है उसके ऊपर आप साइन ऑप्शंस लिखें, एक्सेप्ट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज आपको दोबारा 2-3 दफा आपको दोबारा रिसर्च प्रपोजल भेजने की परमिशन होती है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को फी क्राइटेरिया कुछ इंटर्न यूनिवर्सिटीज का बता दें जो हमारे पैनल पे भी हैं, और अगर कोई स्टूडेंट हमारे थ्रू मास्टर्स बाय रिसर्च का प्रोसेस करवाना चाहता है तो उनका कितना अखराजात कितने होंगे? अच्छा, अगर तो बात हमने सिंपली बजट के ऊपर करनी है तो ऑलरेडी इसी चैनल के ऊपर मेरा एक पूरा पॉडकास्ट जो है वो अवेलेबल है। वो मेरा सोलो पॉडकास्ट होगा जिसमें मैंने एक यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लेस्टरशायर को कवर किया है, जिसके अंदर मैंने तमाम जो है आपके एक्सपेंसेस को है ना उसके अंदर डिटेल में लिखा है। लेकिन अब जो है यूनिवर्सिटी की फीस जो है ना वो बढ़ चुकी है। इनिशियल डिपॉजिट उतना ही है, दैट्स मीन आपका यहाँ से एक्सपेंसेस जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है, हाँ, लेकिन ओवरऑल एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा। तो मोस्टली अगर हम एक यूनिवर्सिटी को लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लेस्टरशायर, तो उसका इनिशियल से 4,000 है, टोटल फीस उसकी 10,500 से 11,000 तक है आफ्टर स्कॉलरशिप। पहले उसकी फीस 8,500 थी, अब बढ़ गई है। तो जो जिन लोगों ने डेफर करवाया था, जिनको लास्ट ईयर आपको पता होगा अच्छे से कि केसेस नहीं आए थे, बड़ा इशू क्रिएट हुआ, एक यूनिवर्सिटी को जो ना बहुत बुरा बैकलैश मिला, उन्होंने उसको अकोमोडेट इस तरीके से किया कि जो स्टूडेंट जिन्होंने रिफंड नहीं करवाया, दे अगेन पुट द ट्रस्ट इन द यूनिवर्सिटी एंड दे डेफर्ड देयर केसेस, उनको उन्होंने थोड़ा सा डिस्काउंट कर दिया। तो डिस्काउंटेड केसेस उनकी 10,000 तक फीस आ रही है, जो डिस्काउंटेड नहीं है आपका स्कॉलरशिप 11,500 तक उनकी फीस है। 4,000 आप इनिशियल पे करेंगे। मेन आपका जो खर्चा है वो अगेन आपकी IHS फीस है, 1164 1 साल की फीस है। अगर आप 2 साल के कोर्स में जा रहे हो, ग्लेस्टरशायर में 2 साल का कोर्स है, सही है। तो 2 साल की IHS फीस ही मेन एप्लीकेंट की होगी, और उनके जितने भी डिपेंडेंट है उनकी भी 2-2 साल की आप IHS की फीस देंगे। आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई बाय कर सकते हैं, 1164 मल्टीप्लाई बाय ईयर्स एंड अकॉर्डिंग टू द हाउ मेनी मेंबर्स यू आर टेकिंग विद यू। तो ये तो आपका मेन खर्चा उसका IHS का निकल जाएगा। अगेन जितने मेंबर्स उनकी वीजा एप्लीकेशन फीस जो कि भी बढ़ गई है, पहले वीजा एप्लीकेशन फीस 490 पाउंड थी, टैक्स मिला के 509 पाउंड थी, तो अब विदाउट टैक्सेस जो है वो 526 पाउंड है।
सही है। तो ये भी फीस इंक्रीज होगी, तो जितने मेंबर्स आ रहे हैं उनकी वीजा एप्लीकेशन फीस राउंड अबाउट, यहाँ से मैं अगर एक राउंड फिगर दूं तो माशाल्लाह जो हमारे पाउंड का हाल हो रहा है तो ये तो 50 क्रॉस कर जाएगा। अगर तो 2 लोग भी जा रहे हैं तो आपने 40, 45, 50 का बजट जो है अपने माइंड में रखना है, इंक्लूडिंग योर बैंक स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग। सही है। बैंक स्टेटमेंट का मुझे पता नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा कि बैंक स्टेटमेंट बता दें कि एप्लीकेंट की है या नहीं है। तो मेन एप्लीकेंट की जरूर बैंक स्टेटमेंट है, वही फॉर्मूला है जो हम नॉर्मली अप्लाई करते हैं। स्पाउस के लिए भी चाहिए? स्पाउस के लिए मैं आपको बताऊंगी। 9 मंथ का लिविंग एक्सपेंस आपने लेके जाना है और उसके साथ साथ जितनी भी आपकी रिमेनिंग फीस है 1 साल की। अगर आप 2 साल के कोर्स में जा रहे हैं तो सेकेंड ईयर की फीस है वो आप बैंक स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करेंगे, इट्स अननेसेसरी, उसकी जरूरत नहीं है। आप 1 साल की फीस में ही जितनी पे कर रहे हैं, जितनी बची हुई है वो लेके जाएं साथ, और साथ आप अपने 9 मंथ का लिविंग एक्सपेंस लेके जाना है। और उसके साथ साथ जितने डिपेंडेंट जा रहे हैं उनकी भी बैंक स्टेटमेंट होती है, लेकिन उनकी बैंक स्टेटमेंट बहुत मिनिमल है एज कम्पेयर टू द मेन एप्लीकेंट। अगर राउंड अबाउट में फिगर बताऊं तो 25 to 30 लाख तक उनकी बैंक स्टेटमेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सबसे बड़ा और मेन क्वेश्चन कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं मास्टर्स बाय रिसर्च करने के बाद? अगर बिलफर्ज अगर आपने यूके में ही रहना है या वहां से आगे कहीं मूव करना है, पाकिस्तान वापस नहीं आना, तो क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी ओवरऑल ग्लोबली? अच्छा, करियर अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल अवेलेबल है। अब ये रीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कौन से रीजन के ऊपर जा रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस एक ऐसा कोर्स है जिससे हमें आइडिया है नॉर्मली कि बिजनेस रेलेवेंट फील्ड होगी, तो इसमें आपको जितने भी न्यू बिजनेसेस हैं वो शायद आपको अपॉर्चुनिटी दें कि आप अपनी स्किल को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन मास्टर में जब आप रिसर्च करने जाते हो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, तो वो आपको ज्यादा फैसिलिटेट करेगी जब आप अपनी कंट्री में वापस आएंगे। तो मेन यही कि जो आपके डिपेंडेंट है, अगर तो उनको जॉब मिल रही है मीनवाइल तो आप डिपेंडेंट हो जाएं, आपको जॉब जरूर मिलती है। किसी भी जो न्यू वेंचर है, इंटरनेशनल बिजनेस के कोर्सेज उनको जरूर अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपनी स्किल को जो है वो अपनी हमारी इस कंपनी के अंदर जो न्यू वेंचर्स होंगे इसके अंदर यूटिलाइज करें और आपको मिले। अगेन स्टार्टिंग आपकी और जॉब से ही होगी, लेकिन उसको हमने कंटिन्यू नहीं रखना, हमने जो है ना कोई व्हाइट कॉलर जो जॉब है उसको लाजमी सिक्योर करना है। उसके लिए आपके पास टिप यही है कि अपने जितनी स्किल्स हैं उसको इनहेंस यहाँ से करके जा सकते हैं, उतनी स्किल्स को वहाँ पे इनहेंस करें। अगर तो आपका बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो छोटा मोटा बिजनेस जो है ना वो आप अपना भी वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंटल तौर पे कि भाई यू आर रियली इनटू बिजनेसेस, या आपको बिजनेसेस आइडिया है, बिजनेसेस आइडियाज बनाएं, उसको जाकर मल्टीपल कंपनीज के अंदर पिच करें। इफ यू आर लकी इनफ यू विल डेफिनेटली गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन यूके।